और मैंने वो आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था कि 3 ऐसे यूट्यूब चैनल जो आपको पसंद है, तो उसमें से एक मेरा भी था, तो आई वाज रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। बहुत कमेंट्स आए थे सर उस वीडियो पे लाइव सेशन के लिए, तो इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया था। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और किस एज से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। राइट, तो बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो जितनी जल्दी आप शुरू कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम लगता है। तो अगर आप 18 साल के हैं, आपके माँ बाप आपको अच्छी खासी पॉकेट मनी देते हैं, आप अर्न नहीं करते लेकिन पॉकेट मनी अच्छी, और आपको लगता है कि आप कुछ पैसा बचा सकते हैं, तो जितनी जल्दी हो आप शुरू करें। क्योंकि अगर इन द लॉन्ग रन हम देखें तो वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे महानतम इन्वेस्टर जिन्हें माना जाता है, उन्होंने भी पर ईयर CAGR 19-20% का ही निकाला है, यानी पर ईयर 19-20% रिटर्न ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे लाते हैं। लेकिन वो आज दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में से इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने शुरू कर दिया था 13 साल की उम्र पे। तो हर साल 13%, 15% जब वो पैसा बढ़ता है, और कुछ सालों में आप देखेंगे कि आपके पास 20 साल 25 साल में वो बढ़ के करोड़ों रुपए हो जाता है। तो मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, हर साल वो 15% बढ़ बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो गया 20 सालों बाद। तो 1 करोड़ रुपए पे अगर 20 साल बाद आपको 15% का भी रिटर्न मिलेगा, तो वो 1 करोड़ 15 लाख हो जाएगा। इस तरीके से जब अमाउंट बड़ा हो जाता है तो कंपाउंडिंग तेजी से होती है। इसलिए चाहे 500 रुपए महीना करें, 1000 रुपए महीना करें, लेकिन कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर करें। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो एक तो हम गलतियां होती हैं, पैसा नेगेटिव पे जाता है, तो हम सीखते भी जल्दी हैं। तो लर्निंग भी होगी, कंपाउंडिंग भी होगी। जल्दी शुरू करिए। सर अब जो यंगस्टर्स है ना वो क्या कहते हैं फिर कि फंड्स नहीं है, उनसे हम बता देते हैं उन्हें कि आप जल्दी स्टार्ट करो, उन्हें पता है कि जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, कंपाउंडिंग है, इन्फ्लेशन को आप बीट करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जल्दी स्टार्ट करने के। बट वो लोग क्या बोलते हैं कि फंड्स नहीं है, तो इस पर आप हम्म क्या रिप्लाई देना चाहेंगे उन लोगों को। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पता है कि एक, कई बार हम किसी दोस्त से मिलना चाहते हैं तो वो बोल देता है कि टाइम नहीं है, या फिर कई बार हम भी, हो सकता है जिम जाना चाहते हो या कुछ नई हॉबी सीखना चाहते हो। जैसे मुझे हमेशा से है कि मुझे संस्कृत सीखनी है, तो मैं नहीं सीखता और मैं कह देता हूँ कि टाइम नहीं है। तो दो चीजें, फंड्स नहीं है, टाइम नहीं है, ये बात डिपेंड प्रायोरिटी क्या है। हमारी जो प्रायोरिटी होती है ना, हम उसके लिए टाइम हमेशा निकाल लेते हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी दोस्तों के साथ ढाबे पे खाना खाना नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग करना है, तो हम उसके लिए फंड्स भी जुगाड़ कर लेंगे। तो पैसे नहीं है और टाइम नहीं है, ये प्रायोरिटीज पे डिसाइड करता है। अगर आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज में है कि आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, ताकि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े तब ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो, तो आई एम श्योर कि महीने के 500 रुपए या 1000 रुपए कोई भी कैसे भी करके अरेंज कर ही लेगा। तो प्रायोरिटीज सही रखना जरूरी है। तो सर आपके अकॉर्डिंग मिनिमम अगर हम कहें कि हमारे पास बिल्कुल फंड्स नहीं है तो हम कितने मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने एक्चुअली में कितने मिनिमम से स्टार्ट किया था। राइट, तो देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना भी कम अमाउंट हो, अगर आपको लगता है आप 100 रुपए भी शुरू कर सकते हैं, तो 100 रुपए भी डालिए। कोई अमाउंट बड़ा या छोटा नहीं है, आप कितना भी अमाउंट डालेंगे क्योंकि आप उसको टाइम दे रहे हैं। अगर आज कोई 17-18 साल का है, तो वो 10 साल तक डालते रहे, हर महीने चाहे 100 रुपए डाले, और 10 साल बाद वो देखेगा कि ये एक ऐसा अमाउंट हो गया है कि अब वो उससे अपनी पहली टू व्हीलर खरीद सकता है। तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। मैंने पर्सनली, मेरा पढ़ाई में बड़ा मन नहीं लगता था, बहुत वीक स्टूडेंट था मैं, तो मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ गया था। तो पापा का था कि इसका क्या होगा पता नहीं, चलो इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ शेयर बाजार में ही मन लग रहा है, तो इसको 20,000 रुपए देते हैं। डूबे तो उन्होंने मेरे से ये शर्त रखी थी कि पैसे डूबे तो वापस पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, नहीं डूबे, इफ यू रियली लर्न समथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो इसमें आगे बढ़ सकता है। तो मेरी शुरुआत आज से 7 साल पहले 20,000 रुपए से हुई थी। राइट राइट राइट। अब सर फंड्स की हमने बात कर लिया, अब फिर जो यंगस्टर्स का क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है सर कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यंगस्टर्स को लाइक से 13-14 की जो एज के हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करें वो। राइट, तो जो 3 ऑप्शंस आपने बताए, ट्रेडिंग से तो बिल्कुल दूर रहना। जितनी जल्दी ये समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग से दूर रहना है, उतना अच्छा रहेगा। होता क्या है ना कि एज यंगस्टर्स, अगर हमको हमारे मम्मी पापा ने पैसे दिए हैं कि चलो ट्राई आउट कर लो, या फिर हमारी पॉकेट मनी से हम पैसे लगा रहे हैं, तो यंगस्टर्स में जोश ज्यादा होता है, मुझ में भी था, और हम ना एकदम से हीरो बनना चाहते हैं कि मैंने 100 रुपए लगाए और 1000 रुपए हो गए।
ताकि फ्रेंड्स के बीच में हम थोड़ा ब्रैग कर सकें, फैमिली वालों को प्राउड फील करा सकें। जैसे मुझ पे ये बहुत प्रेशर होता था कि पापा से 20,000 रुपए लिए हैं तो उनको निराश नहीं करना है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये 20,000 1 लाख रुपए हो जाए और उनको मुझ पे गर्व हो। तो ये प्रेशर या फिर दोस्तों के सामने कूल लगने का प्रेशर हमको ट्रेडिंग की तरफ लेके जाता है। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर ट्रेडिंग से रेगुलरली पैसा बनता तो दुनिया में कोई और कुछ नहीं करता, सिर्फ ट्रेडिंग करता। और अगर सर मेरे पास स्कैम स्कैम 1992 के आने के बाद तो लोग पागल ही हो गए, स्पेशली यंगस्टर्स। उन्हें लगता है कि वो हीरो थे और उन्हें भी ऐसे ही बनना है। तो राइट राइट आपने सही कहा, ट्रेडिंग नहीं, देन फिर हमें इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड की तरफ मुड़ना चाहिए। राइट, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर आपको शेयर बाजार का शौक है, जैसे आपने बताया जो लोग स्कैम देख के आए हैं तो वो इसलिए आए हैं कि उनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, कैसे होता है, पैसा कैसे बढ़ता है, तो आई एम श्योर कि उनको स्टॉक्स में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर आपको ये सब फाइनेंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग साइंस के स्टूडेंट है और आपको इसमें नहीं पढ़ना, पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन आपको कंपाउंडिंग की और फाइनेंशियल प्लानिंग की वैल्यू पता है, बस आपको टाइम नहीं देना, उस केस में म्यूचुअल फंड्स बेटर है। लेकिन अगर आपको सीखना है, आपको लगता है कि आप जिंदगी भर अपना पैसा खुद मैनेज करना चाहेंगे और आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स सीख कर ला पाएंगे, तो डायरेक्टली स्टॉक्स में जाना चाहिए। मजा डेफिनेटली स्टॉक्स में ज्यादा आएगा, यंगस्टर्स को वही लुभाएगा। लेकिन ये सोचिए कि आप इस तरफ क्या जिंदगी भर टाइम देना चाहेंगे। अगर हाँ, तो स्टॉक्स बेटर है, डेफिनेटली रिटर्न स्टॉक्स में ज्यादा आएगा। ओके। और सर हमारे पास सजेशंस भी बहुत सारे होते हैं, जनरली हम लोग खुद ही पूछ लेते हैं, सर सजेशन बता दो, मैम सजेशंस बता दो स्टॉक्स के। न्यूज में बहुत सारे आते हैं और जो डीमेट कंपनीज है वो भी बहुत सारे। तो हमें किन के सजेशंस लेने चाहिए और किसके नहीं, इस पर आप थोड़ी सी हमें टिप्स दे दीजिए। राइट, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे भी सजेशन मत लीजिए, किसी के भी सजेशन मत लीजिए, खुद के सजेशंस लीजिए। क्योंकि अगर कोई 13, 14, 15 साल का भी है तो उसने 10 साल दुनिया देखी है। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो वो खिलौनों के साथ खेला है, चॉकलेट्स उसने खाई हैं, कपड़े उसने शॉपिंग मॉल पे जाके खरीदे हैं, घर के लिए राशन, डेयरी खरीदी है। तो हर एज ग्रुप का कोई ना कोई टारगेट ब्रांड होता है। जैसे कैडबरी कैडबरी यंगस्टर्स को टारगेट करता है, डिज्नी बारबी बच्चों को टारगेट करता है। तो एज 12 ईयर 13 ईयर ओल्ड भी आप किसी ना किसी ब्रांड के कंज्यूमर जरूर हैं। और आपको पता है कि अगर आप कि आपको डिज्नी के कार्टून्स क्यों ज्यादा पसंद है निकलोडियन के मुकाबले, तो आप अपने आसपास देखिए, आपके दोस्त कोक ज्यादा पीते हैं कि थम्स अप ज्यादा पीते हैं, और आप अपने आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से वो ऐसे 2, 4, 5 स्टॉक्स हैं जो आपके लिए सही हैं, क्योंकि आप उनका टारगेट ऑडियंस हो और आप और आपके दोस्तों को उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी पसंद है। मैं कितना भी एनुअल रिपोर्ट एनालाइज करने की कोशिश करूं, मेरे से अच्छा इंसाइट किसी बच्चे के पास रहेगा कि डिज्नी चैनल, कार्टून नेटवर्क और निकलोडियन में से कौन सा बेटर है। वो नंबर्स में नहीं दिखेगा, वो कंज्यूमर को ही दिखेगा। तो आप देखिए, कई यंगस्टर्स को बाइक्स का, 2 व्हीलर्स का शौक होता है, तो वो बता सकते हैं कि क्यों पल्सर ज्यादा बिकती है, अपाचे या करिश्मा उतनी नहीं बिकती है। वो मेरे कितने भी नंबर्स एनालाइज करने से मेरे को रियल कारण पता नहीं चलेगा। आप मूवीज जाते हैं, मैं देखता हूँ यंगस्टर्स थोड़ा पीवीआर जाना प्रेफर करते हैं आइनॉक्स के मुकाबले। मैं मूवीज नहीं जाता तो मुझे समझ में नहीं आता क्या डिफरेंस है, बट यंगस्टर्स को वो पता होता है कि वो क्यों जाते हैं। तो अपने आसपास देखिए, जो चीजें आप उपयोग करते हैं, जो चीजें यूज करते हैं, उनमें से कुछ कंपनियां सिलेक्ट करिए और वो स्टॉक्स के साथ जाइए, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आपकी गलती करने की चांसेस कम होंगी। किसी भी एक्सपीरियंस्ड रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट के मुकाबले आपको एडवांटेज है। राइट, तो आपका कहना है कि कंज्यूमर बन के सोचे एंड देन इन्वेस्ट बिल्कुल करें, तो आप बिल्कुल गलतियां कम करेंगे। बिल्कुल राइट। अब बिल्कुल। सर ये टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट्स है और फंडामेंटल एनालिसिस है, तो आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको डिफिकल्टी हो रही है ये सब समझने में, तो क्या हम ये सब छोड़ के सिर्फ अगर बात कर ले कि बड़ी कंपनीज है, न्यूज के अकॉर्डिंग चल ले या फिर सजेशंस के अकॉर्डिंग या कंज्यूमर बन के सोच के चल ले, तो फिर दोनों में से बेटर कौन सा है? एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है इतना ज्यादा? राइट, तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज दूर रहिए। सबको मैं यही कहूंगा, दूर रहिए। वो चार्ट वार्ट देख के कुछ भी पता नहीं चलता है, प्लीज दूर रहिए। ऑफ कोर्स अगर मैं ये बोलूं कि एज अ सीरियस इन्वेस्टर क्या फंडामेंटल एनालिसिस करना, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमने सीसीडी के केस में देखा कि सीसीडी की लोगों को काफी पसंद है। आज से 2 साल 3 साल पहले तक स्टोर्स में भीड़ भी होती थी, हर किसी के मिलने का फेवरेट स्पॉट भी होता था। तो एज अ कंज्यूमर लगता था कि सीसीडी बहुत अच्छा कर रहा होगा। लेकिन
सीसीडी की जब आप फाइनेंशियल्स पढ़ते तो समझ में आता नहीं, ये बहुत बुरा कर रहा है। तो ऐसे कुछ ऑडिटीज भी होंगी जो एज अ कंज्यूमर सोचने से पकड़ में नहीं आएंगी, लेकिन एज अ बिगनर अगर आप शुरू कर रहे हैं, और मैं आपको बोलूं खास करके अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है और मैं बोलूं कि ये रहे 50 रेशोज, ये रहा एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश स्टेटमेंट, तो डर जाएंगे और मजा नहीं आएगा। तो एज अ बिगनर सिर्फ कंज्यूमर की तरह सोचना काफी है, क्योंकि एक एडवांटेज और क्या होता है कि एज यंगस्टर्स हम 1,000 रुपए महीना, 2,000 या 500 रुपए महीना लगाने वाले हैं। तो अगर आपने कोई गलत स्टॉक पिक भी कर लिया और 1,000 रुपए डूब भी गए, तो ऐसा नहीं है कि आप पे जिम्मेदारी है घर चलाने की, वो 1,000 डूब गए ना। बल्कि मैं तो दिल से चाहता हूं कि अगर आज इस सेशन को देख के कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ यंगस्टर्स इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो पहले 2-4 बार उनके पैसे डूब जाएं। ये सेशन इतना नहीं सिखाएंगे जितना वो लॉस सिखाएगा। फिर वो अपने आप समझ जाएंगे कि क्या गलती हुई, क्या पढ़ना चाहिए। तो शुरू में तो दिल से दुआ है कि आप लोगों को थोड़ा लॉस हो, वो आप लोगों को जिंदगी भर के लिए अच्छा इन्वेस्टर बनाएगा। लेकिन एज बिगनर सिर्फ कंज्यूमर के जैसे सोचना काफी है। एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप एज कंज्यूमर सोच रहे हैं और आपको टोटल 10,000 रुपए निवेश करने हैं, तो आप 2-2 हजार रुपए 5 कंपनियों में निवेश जरूर करें। यंगस्टर्स ये थोड़ी गलती करते हैं कि मैंने अभी बस बजाज की पल्सर ली है, मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो सारा का सारा बजाज में डाल दिया। क्योंकि एज अ कंज्यूमर सोचने में भी कई बार गलतियां होंगी जो सीसीडी के केस में हो सकती थी। लेकिन अगर आप 5 कंपनीज में डाइवर्सिफाई करते हैं, तो कोई 1 या 2 कंपनियां बुरी निकल जाएंगी, बाकी 3 या 4 कंपनियां आपकी उस गलती को रिकवर करा के भी आपको प्रॉफिट दे देंगी। तो एज अ कंज्यूमर सोचिए, लेकिन कम से कम 5-6 कंपनियां सिलेक्ट करिए। राइट, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बन के सोचिए और फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत कर लीजिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। राइट जी सर? जी। ओके। अब सर, अब जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल है, वहां से हमें फ्री में नॉलेज मिल जाती है बहुत ही इजीली और हिंदी में। राइट। अब फिर जी आता है कि हमारे पास ऑप्शन है बुक से पढ़ने का, एंड देन और भी बहुत सारी वीडियोस होती है, बहुत सारे चैनल्स हैं। एंड देन थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि आपके या फिर जो भी यूट्यूब पे या कहीं और सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट, उनके पेड कोर्सेज होते हैं। तो इन तीनों में कौन सा बेस्ट रहेगा? और अगर यंगस्टर बोल रहा है कि उसके पास फंड्स नहीं है, उसने अरेंज करे 1,000-2,000 रुपए, तो क्या उसको वो कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? आप प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बुक्स भी आई थिंक ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होती है, बट स्टिल उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं है? आप प्लीज थोड़ा सा। जी, एज अ बिगनर मैं कहूंगा कि कोर्सेज मेरे या किसी के भी बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कोर्सेज उन लोगों के लिए हैं जो इस फील्ड में या तो करियर बनाना चाहते हैं, या फिर वो अपने पापा का, अपने दादाजी का, अपने रिलेटिव्स का फंड मैनेज करना चाहते हैं और लाखों या करोड़ों रुपए स्टेक पे हैं। तो ऐसे में 5, 10, 15 हजार का अगर कोर्स ले भी लिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उससे आप 20 या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अच्छे से मैनेज कर सकें। तो वो 10 राइट। लाख की कॉस्ट का खास फर्क नहीं पड़ता, 10,000 की कॉस्ट का। लेकिन एज अ बिगनर अगर आप खुद का पैसा ही, खुद की पॉकेट मनी ही मैनेज करने वाले हैं, तो मेरा या किसी का भी कोर्स प्लीज मत लीजिए। बुक्स पे मैं कहूंगा कि जितना आपको खर्चा करना है बिल्कुल करिए, बुक्स पे कंजूसी मत करिए। कितनी भी महंगी बुक हो, मैं देखता हूँ 80-90% बुक्स 400, 500, 600 रुपए में आ जाती हैं, जो आजकल एक बार डोमिनोज पे 1-2 पिज्जा मंगाने पे खर्च हो जाती हैं। तो बुक्स पे कंजूसी, मेरी बुक या किसी और की बुक, किसी की भी बुक पे कंजूसी मत करिए। दैट्स समथिंग जो वर्थ है इन्वेस्टमेंट करना। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास 2 चॉइस हैं, वीडियोस देखने हैं कि बुक्स पढ़नी है, मुझे वीडियोस हमेशा स्लो लगते हैं। मेरी रोजी रोटी वीडियोस से चलती है, लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूं कि अगर मेरे पास चॉइस होगा तो मैं वीडियोस के बदले बुक्स पढ़ने की तरफ ज्यादा जाऊंगा। वीडियोस का एक फायदा ये होता है कि जो एकदम बिगनर है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन सिर्फ वीडियोस देख के आप इन्वेस्टिंग करना सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अल्टीमेटली आपको बुक्स की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। वीडियोस आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, आपका एक इंटरेस्ट जगा देते हैं, उसके बाद किताबों के बिना काम नहीं चलने वाला है। सर, आप अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इन्वेस्ट मनी। राइट। तो इसका पर्पस क्या था कि जब मैं एनआईएसएम से मैंने पीजी किया है स्टॉक मार्केट में, तो मैंने क्या किया था कि उसके पहले मुझे 1-2 साल से इंटरेस्ट था एनआईएसएम में पीजी करने के पहले, तो मैं किताबें खरीदने की कोशिश करता था अमेजोन पे, और किताबें काफी महंगी होती थी। महंगी इसलिए होती थी कि ज्यादातर फॉरेन ऑथर और फॉरेन पब्लिशर की किताबें होती थी। तो 700, 800, 1,000 रुपए तक की तो किताबें मैंने पढ़ ली थी। कई किताबें 2, 4, 5, 7 हजार की भी थी। तो जब मैं एनआईएसएम गया फर्स्ट डे, मैं सीधा लाइब्रेरी गया और मैंने देखा यहाँ कौन कौन सी बुक्स हैं। फिर
मैंने एक लिस्ट बनाई डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे महंगी बुक सबसे ऊपर, और प्राइस वाइज बुक की लिस्ट बनाई कि जो सबसे महंगी है वो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, उसके बाद जो सस्ती है वो तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ NISM से जाने के बाद भी। तो बड़ा ना ये डेस्परेशन होता था कि यार वो 7,000 की बुक है तो बहुत अच्छी, पर मुझे पढ़नी ही है। और ये होता था, एक तो प्राइस, दूसरा ये होता था कि इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं होते थे। ज्यादातर जो बुक्स हैं वो यूरोपियन या US ऑथर्स की हैं, तो वो एग्जाम्पल वहां का देते हैं। कई बार वो .com बबल की बात करते हैं, 2008-9 की बात करते हैं, जिसका उतना ज्यादा असर भारत में नहीं था। वो वहां की कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के चार्ट्स या प्राइसिंग दिखाते हैं जिन कंपनीज का हमने नाम ही नहीं सुना, तो रिलेट नहीं हो पाता है। वो बोल देते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। अब हो सकता है उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक की कंपनी इंडिया में कोई हो ही ना, तो सीखने में रिलेटेबल नहीं होता। तो एक एम ये था कि बहुत अफोर्डेबल तरीके से कुछ ऐसा हम लिखें कि जो हर किसी की पहुंच में हो। तो इनफैक्ट पब्लिकेशन के समय भी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी था कि बुक अनअफोर्डेबल ना हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। तो ई बुक 200, हार्ड कॉपी 300 हमारा कैप था कि इसके ऊपर जानी ही नहीं चाहिए। सेकंड ये था कि एग्जाम्पल्स इंडियन होंगे तो लोगों को ज्यादा रिलेट हो पाएगा। कुछ थोड़ा बहुत ऐसे भी रूल्स होते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में अप्लाई होते हैं, इंडिया में नहीं होते। इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी भी पेनिट्रेशन लो है, तो इनएफिशिएंसी ज्यादा है, तो रिसर्च के तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं। उन चीजों को ध्यान रखना। और कुछ ऐसा देखिए, 90% मेरी इन्वेस्टिंग वो है जो मैंने दूसरों से सीखी है, किताबों से सीखी है, बात करके लोगों से सीखी है। लेकिन वो सब जब आप करते हो तो 10% आप कुछ खुद के रूल्स भी बनाते हो जो आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे, कि ये मेरा तरीका है एंड इट वर्क्स। तो एक ये भी कारण था कि जो मेरी फिलॉसफी है, जो मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने अपना डेवलप किया है, वो भी किसी किताब में जाए। ये कुछ ओके ओके ओके। सर अगर हम जैसे कन्विंस हो गए यंगस्टर्स लोग कि हाँ भाई हमें इन्वेस्ट करना है, इस तरीके से करना है, रिसर्च इस तरीके से करना है, अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट हो गया है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है कि हम फैमिली से बात करेंगे या फिर किसी से बात करेंगे, दोस्त से भी, कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कैसे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन मेरे को ज्यादातर देखने को मिला था वो क्या बोलते थे हर बार, चाहे ये साल हो या कोई भी साल हो, कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो ये जो लाइन है ना ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे मार्केट ऊपर हो। सर आपकी वॉइस ली है शायद। सर या सॉरी, एक कॉल आ गया था इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो और बोलते हैं कि ये राइट। जुआ है, कसिनो है, और ये सब सुनने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा जी डिमोटिवेट भी कर देता है, फिर अगर किसी यंगस्टर को एक बार लॉस हो गया तो शायद वो दोबारा ट्राई ना करे, ये सब बातों को सोच सोच के भी। और जी। कि अगर आपने एक बार पैसा कमा लिया है तो वो दूसरी बार में सारा चला जाएगा, इस तरीके हम्म। से भी बातें करते हैं हमारे आसपास लोग। तो उनको बिल्कुल। हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं या फिर अपने आप को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं कि हाँ नहीं नहीं स्टॉक मार्केट अच्छा है और करते रहना चाहिए। राइट। आई थिंक ये बहुत ज्यादा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। एक माइंडसेट और दूसरा प्रायर एक्सपीरियंसेस। जैसे हमने देखा वो 92 वाला हर्षद मेहता स्कैम, 1990 लेट 90s में केतन पारेख स्कैम हुआ। तो आज से 20-25 साल पुरानी जो जनरेशन है ना, उन्होंने उनके समय में, उनके 10-15 सालों के समय में जब वो यंगस्टर्स थे, 2-3 बुरे एक्सपीरियंसेस देख लिए। तो उनको लगता है कि नहीं, मार्केट इज ऑल मैनिपुलेटेड। और हाँ, मैं मानता हूं कि तब ज्यादा मैनिपुलेटेड भी था क्योंकि सेबी वाज यंग, 92 में बना था, उतने पावर्स नहीं आए थे और सब कुछ ऑफलाइन होता था, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी, तो उनका एक्सपीरियंस खराब है। तो वो अपनी जगह जस्टिफाइड है, वो हमको भी वही बताना चाहते हैं कि हमारे समय में हमने ये कुछ देखा था, तो ये तो कसिनो है। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ब्रोकरेजेस मनमानी ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकते, आपके शेयर्स को घुमा नहीं सकते, सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट इशू नहीं हो सकते। सेबी काफी ज्यादा पावरफुल है, दुनिया के सबसे पावरफुल सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर्स में से एक है, तो वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन रोक लेता है। तो अब मार्केट कसिनो है या रिस्की है इन द शॉर्ट रन? इन द लॉन्ग रन नहीं है। इन द लॉन्ग रन मार्केट रिस्की नहीं है। सेकेंड बात वोलैटिलिटी की आती है। देखिए, वोलैटिलिटी आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप ये समझिए एफडी आप करा रहे हैं या आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आज आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका दाम 1 करोड़ है, कल को कुछ हुआ और वो जमीन आपको 50 लाख में मिल गई। इस तरह की बार्गेन्स डे टू डे बेसिस पे आपको जमीन खरीदने पे, इवन गोल्ड पे नहीं मिलेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट का एडवांटेज देखिए कि फेब और मार्च में जब कोविड को लेके बहुत ज्यादा फियर था और लोगों को इस बीमारी का एग्जैक्ट नेचर पता नहीं था, या ये पता नहीं था ये कितना ज्यादा डैमेज करेगी,
तो मार्केट 42,000 से 27-28,000 आ गया, सेंसेक्स 40% के आसपास का करेक्शन आ गया। तो ये भी तो वोलेटिलिटी है ना, और इस वोलेटिलिटी का अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फायदा उठा सकते हैं। और वहीं पिछले 7-8 महीनों में वो 28,000 से वापस 45,000 आ गया। तो अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता तो आप सस्ते में खरीद भी नहीं पाते मार्च या फेब में। और अगर मार्केट मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता तो वो 45-44,000 आज पहुंच भी नहीं पाता। तो मैं तो ये कहूंगा, वोलेटिलिटी को अपनाइए, ये आपका दोस्त है। जब भी गिरे और खरीदिए, जब भी बबल पे है, जब भी बहुत महंगा है तो बेचिए। इसमें एक चीज जरूरी है कि आपको पता नहीं है कि मार्केट कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, कब कोविड जैसी कोई और न्यूज आ जाएगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसी पैसे को निवेश करें जिसको आप लंबे समय तक निवेश करके रख सकते हैं। मिनिमम 3-4 साल का होराइजन तो होना ही चाहिए, आइडियली 5 साल से ज्यादा का होराइजन होना चाहिए। देखिए, अगर किसी ने पिछले साल जुलाई में पैसा लगाया ये सोच के कि उसको 1 साल के लिए पैसा लगाना है, इस साल जून या जुलाई में चाहे कुछ भी हो उसको वो पैसा निकालना है क्योंकि कोई इमरजेंसी है, तब तो उसको काफी अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, क्योंकि जून में मार्केट ने रिकवरी शुरू की थी और पिछले जुलाई के मुकाबले मार्केट नीचे था। लेकिन अगर किसी ने पिछले जुलाई को ये सोच के पैसा लगाया था, ये पैसा मैं लगा रहा हूं और अगले 5 सालों तक निकालूंगा नहीं, भूल जाऊंगा, तो 2 महीने मार्केट गिर रहा है, 4 महीने मार्केट गिर रहा है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म का सोचिए, मार्केट गैम्बलिंग या कसिनो का अड्डा नहीं है कि आपने एक बेट लगाई और आपको उसी में रिटर्न चाहिए। इन द लॉन्ग रन फायदा होगा। सर यंगस्टर्स कितना टाइम का प्लान करके सोचे? यंगस्टर्स थोड़ा पेशेंस कम होता है उनमें तो जी उनके लिए आप क्या टाइम सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट का? जी, मैं तो यही कहूंगा कि यंगस्टर्स के पास सबसे अच्छी बात यह है कि दे हैव देयर एंटायर लाइफ अहेड ऑफ देम। तो वॉरेन बफेट जैसे कहते हैं कि द बेस्ट टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट इज फॉरएवर। आपको हमेशा ये फोकस करना है कि आपका होराइजन कम से कम 5 साल का तो हो ही हो, क्योंकि अगले 1 साल मार्केट में क्या होने वाला है, अगले 1.5 साल में क्या होने वाला है, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वैक्सीन आ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पता चला, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन पता चला वैक्सीन सिर्फ 6 महीने तक असर करती है, उसके बाद नहीं करती है, दिस विल बी अ शॉक अगेन फॉर द मार्केट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। 5 साल से कम का होराइजन तो आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको 2 साल में कोई इमरजेंसी है, सोच रहे हैं 2 साल में पैसा निकालना है, तब उसके जस्ट पहले मार्केट गिर गया तो आपके रिटर्न्स नेगेटिव होंगे। और एज यंगस्टर्स आप पे कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, फैमिली लाइफ नहीं है, घर वाले आप पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो डालिए, भूल जाइए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी ब्रोकर यूज करें। जैसे मैं जीरोधा यूज करता हूँ, काइट ऐप यूज करता हूँ। मैंने एक चीज रखी है कि अक्सर मैं अपनी ऐप ही अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मेरे मोबाइल में मनी कंट्रोल, काइट, कोई भी इस तरह की मार्केट वाली ऐप होती ही नहीं है। अगर ऐप होगी ना, हम खोलेंगे और देखेंगे 20% बढ़ा हुआ है यार, बेच के निकल लेता हूँ। और पता है 20% बढ़ा हुआ तो लोग फिर भी सहन कर लेते हैं। अगर वो कल 20% बढ़ा हुआ था और आज 5% गिर के अब 15% बढ़ा हुआ दिख रहा है, तब किसी से सहन नहीं होता है, तब लगता है ये तो मेरी खरीदी से नीचे आ जाएगा, बेच के निकलो। तो द बेस्ट थिंग इज कि ऐसा कोई ऐप रखिए ही मत। महीने, 2 महीने, 4 महीने में मैं 1-2 बार कोई शेयर खरीदता हूँ, तो ऐप रखने की जरूरत नहीं है। और रोज मार्केट के लेवल्स को ट्रैक मत करिए, उससे आप कुछ सीखने वाले नहीं है। आज सेंसेक्स 300, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार कोई मिलने आ जाता है, तो इनफैक्ट ये भी होता है कि कोई मुझे पूछ लेता है कि आजकल तो सर निफ्टी 11,700 चल रहा है, आपका क्या कहना है? तो पहले 2-4 सेकंड मुझे हैरानी होती है, अच्छा 11,700 पहुंच गया, कि मुझे तो आखिरी बार 10,800 याद था। तो अच्छा। क्योंकि मार्केट लेवल्स, रोज क्या हो रहा है मार्केट में, इससे आप कुछ भी सीखने नहीं वाले हैं। बेटर ये है कि उस टाइम को, क्योंकि अगर आपने कंपनी अच्छी खरीद ली है ना, अगर आपने बाटा खरीद लिया है, अगर आपने कोलगेट खरीद लिया है, अगर आपने जिलेट खरीद लिया है, तो हर हफ्ते उस कंपनी में कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरे दादाजी भी कोलगेट करते थे, पापा भी कोलगेट, मैं भी कोलगेट। तो ऐसी कंपनी को मैं हफ्ता हफ्ता ट्रैक करके मुझे क्या मिलना है? मुझे कुछ भी नहीं मिलना है। तो इन्वेस्ट वहां करिए कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें, आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो, रात को आपको नींद अच्छी आए, और रात को अगर आप जाग रहे हैं तो एग्जाम्स की पढ़ाई करें। शेयर मार्केट में आपने अपने दोस्त के कि पापा के पैसे डुबो दिए, ये टेंशन आपको ना रहे। सर एक और ऑप्शन रहता है हमारे पास कि आईपीओ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यंगस्टर सोचते हैं कि वो ना सेफ ऑप्शन है, 15 नहीं तो 6-7 दिन में ही आपको पता लग जाता है कि प्रॉफिट है, लॉस है। तो आईपीओ जी में क्या हमें एंटर करना चाहिए कि नहीं? हाँ, देखिए पिछले 2-3 सालों में डेफिनेटली आईपीओज ने बहुत अच्छा किया है, मार्केट का इन जनरल मोमेंटम अच्छा रहा है। तो रीसेंट हमारे में ना रीसेंसी बायस बहुत होता है। हमको जो पिछले
पास पास में हुई हुई चीजें वो ज्यादा याद होती हैं, जो 2-3 साल पहले हुई हुई चीजें वो थोड़ा हम भूल जाते हैं। तो इन जनरल पिछले 30-40 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर हम पिछले 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड लें, तो 10 में से 7 आईपीओ लिस्टिंग गेन्स नहीं देते हैं, लिस्टिंग लॉस देते हैं। 10 में से 3 आईपीओ लिस्टिंग गेन्स देते हैं। पिछले 2 साल में ये रेशो 50-50 हो गया है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। लेकिन ग्लोबली ये रेशो इसी के आसपास है कि 100 में से 65% के आसपास आईपीओ लॉस में जाते हैं। इसका कारण क्या है कि सोचिए, अगर मेरा आईपीओ आ रहा है, अगर फिनोलॉजी का आईपीओ आ रहा है और मैं लोगों को अपनी कंपनी में शेयर्स दे रहा हूं, तो अगर आप सोचिए कि अगर आपको अपनी कार बेचनी है या अगर आपको अपना घर बेचना है, तो सेलर का सिर्फ एक इंटेंट होता है कि मुझे इसका ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। उसी तरह अगर मैं अपनी कंपनी में शेयर आपको, जनरल लोगों को बेच रहा हूं, तो मेरा सिर्फ एक इंटेंशन है कि कम से कम शेयर देके मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। ऐसे में यूजुअली ज्यादातर आईपीओ ओवर प्राइस्ड होते हैं। लेकिन जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, तो आप मेरे जैसे हजारों लाखों एनालिस्ट उस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, और उस बेसिस पे उसका एक फेयर प्राइस डिसाइड हो रहा है। तो अगर शेयर का दाम महंगा है, तो कई सारे फंड मैनेजर्स, कई सारे बैंक के ट्रेजरी उस शेयर को खरीदेंगे नहीं, डिमांड कम होगी, प्राइस गिर जाएगा। तो ओपन मार्केट में क्योंकि मार्केट प्राइस डिसाइड करता है, तो आपको फेयर वैल्यू पे शेयर मिलने की चांसेस ज्यादा है। आईपीओ में क्योंकि मेरी आपकी कोई नहीं सुन रहा है, कंपनी के ओनर को जो मना रहा है वो प्राइस हो रहा है, तो प्राइस महंगा होने की चांसेस ज्यादा है। अब सर स्कैम 1992 देखकर हर्षद मेहता को लोग अपना भगवान या हीरो समझने लगे हैं, बट जी। एक्चुअली में अभी करंट मार्केट में कौन ऐसे टॉप 3 या टॉप 4 इन्वेस्टर्स है इंडिया में जिसके बारे में हमें फॉलो करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपको लोगों को किन किन लोगों से आपको सीखना है, उसके लिए आपको अच्छे लोग पता होने चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी का भी फॉलो मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना, आप राकेश झुनझुनवाला का को ले लीजिए, किसी भी अपन बड़े इन्वेस्टर की बात कर लें, दमानी जी की बात कर लें, तो हमको कई वेबसाइट्स में ना ये दिखता है कि उनके पास कौन से शेयर्स हैं, इस क्वार्टर उन्होंने कौन से शेयर्स स्पेशली खरीदे इंस्टाग्राम पर। हाँ जी। इंस्टाग्राम पे। तो हमको क्या लगता है कि अच्छा, राकेश झुनझुनवाला ने ये 1 महीने पहले खरीदा है या आज खरीदा है, तो ये शेयर अच्छा है, उनको फॉलो करके मैं भी खरीद लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई एम ग्लैड ये आपने पूछा। होता क्या है कि हमारे रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं कि राकेश झुनझुनवाला सर ने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ये पब्लिक में तभी आएगा जब उनका उस कंपनी में स्टेक 1% को क्रॉस कर जाएगा। यानी अगर वो एमआरएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको और हमको ये तभी पता चलेगा जब वो एमआरएफ के एटलीस्ट 1% ओनर बन जाते हैं। तो अगर मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी ने कोई कंपनी में 0.9% स्टेक ले लिया जब उसका शेयर था 100 रुपए, और उन्होंने फिर 0.1% स्टेक लिया जब उस शेयर का प्राइस हो गया था 400 रुपए। तो 1% स्टेक तब हुआ जब 400 रुपए हो गया था, क्योंकि उन्होंने 0.1% बाद में खरीदा। तो आपको और हमको वो तब पता चलेगा जब 1% हो गया, जब शेयर का प्राइस 400 है, और हमको लगेगा इन्होंने आज खरीदा है। लेकिन नहीं, इन्होंने आज तो थोड़ा सा खरीदा है, पहले वो बहुत सस्ते पे खरीद के बैठे हुए थे। तो इसीलिए कोई क्या खरीद रहा है, बेच रहा है, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। हाँ, उनसे सीखने के लिए फॉलो करना बहुत अच्छा है। इंडिया में जो मेरे फेवरेट इन्वेस्टर है, जो मुझे बहुत ज्यादा रैशनल लगते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं देते हैं, वो हैं एस नरेन। ये पहले आईसीआईसीआई वैल्यू फंड के फंड मैनेजर थे और अभी आईसीआईसीआई एएमसी के चीफ हैं। तो इनके इंटरव्यूज काफी सारे हैं यूट्यूब पे, और आप कुछ ही इनके इंटरव्यूज देखिए, और मुझे लगता है कि इतना सिंपली शायद इंडिया में और कोई नहीं समझा सकता। मुझे उनसे बहुत जलन भी होती है कि इतनी आसानी से वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कैसे समझा सकते हैं, मेरे पास ये स्किल क्यों नहीं है। बट ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। तो एस नरेन एक मैं कहूंगा जिनको शायद इंडिया में ज्यादा फॉलो किया जाना चाहिए, बट ज्यादा लोग जानते नहीं है उनके बारे में। ओके ओके। और सर फिनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या है और हमें एक्चुअली में उससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं? क्योंकि मैंने हाँ पढ़ा था वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, तो आप लोग जी अपनी कंपनी में भी एडवाइजरी देते हैं। जी। देखिए, आप मुझसे पूछेंगी कि मुझे क्या लगता है फिनोलॉजी से लोगों को फायदा हो सकता है कि नहीं, तो मैं बड़ा बायस्ड हूँ अपनी कंपनी को लेके।
तो मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बट इनफैक्ट आपने जो बताया कि एडवाइजरी, तो हमने एडवाइजरी अभी बंद कर दी है पिछले 2 महीनों से। 40,000 के आसपास हमको लगने लगा था कि मार्केट महंगा है, और कोइंसिडेंटली क्या होता है कि टॉप पे रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा आते हैं, तो हमारे पास नए क्लाइंट्स तभी सबसे ज्यादा आ रहे थे, और हमको लग रहा था कि क्या 40,000 पे या उसके ऊपर हमको फ्रेश लोग हमारे इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन में चाहिए, तो हमको नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि अभी हमारे पास लोग आए और मार्केट के हाई पे हमारे साथ इन्वेस्टिंग शुरू करें। तो हमने अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी को पॉज किया हुआ है, जब तक मार्केट करेक्ट नहीं होता हम उसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे। बट अदर देन दैट, द प्रोडक्ट दैट वी आर मोस्ट प्राउड ऑफ इज टिकर बाय फिनोलॉजी। तो ये हमारा एक मनी कंट्रोल या स्क्रीनर, इस तरह का एक टूल है जहां आप आके स्टॉक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो आई वुड से कि हमने इंडिया का बेस्ट टूल बनाया है। साल भर की मेहनत लगी, 2-3 साल तक कंपनी के जो सारे रेवेन्यूज थे वो सब इस प्रोडक्ट में लगे हैं। थैंकफुली रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और अभी जल्दी वर्जन 2 आ रहा है 10-15 दिनों में, जिसमें हम और बहुत सारे फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो एम टिकर के साथ यही है कि आपको शेयर्स के बारे में ऑथेंटिक डेटा और नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं जाना ना पड़े। जो भी डेटा आपको मारुति, एचयूएल या किसी भी लिस्टेड कंपनी के बारे में चाहिए, और सही डेटा जिसमें एरर्स ना हो, वो आपको टिकर पे मिले। और जल्दी ही टिकर से ही आप स्टॉक्स को खरीद बेच भी पाएंगे। तो हम एक वर्चुअल ब्रोकर भी बन रहे हैं। तो टिकर इज समथिंग दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ। ओके। और सर कुछ साइट्स है जो प्रोवाइड करती है कि आप इन्वेस्टमेंट से, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से पहले नॉर्मली यू वर्चुअल कर लो या फिर डेमो की तरह कर लो ट्रेडिंग। तो क्या हमें एक्चुअली में फर्स्ट स्टॉक खरीदने से पहले वो भी ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। ऐसा करना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, कई वो सारी गलतियां जो आप सही पैसा लगा के करने वाले हैं, वो आप नकली पैसा लगा के करके सीख जाते हैं। जैसे एक गलती जो मैंने की थी, वो क्या लगता है कि जब पैसे थोड़े हो ना, तो अगर मेरे पास 1,000 रुपए है और मैं शायद एक एशियन पेंट्स भी नहीं ले पाऊंगा। अगर मेरे पास 2,000 रुपए है, मेरे को एक एशियन पेंट मिल रहा है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, एक ही यूनिट मिल रहा है। तो मैंने क्या किया था, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स ले लिए थे, कि 1-1 रुपए वाले 1,000 स्टॉक आ गए, तो देखने में अच्छा लगता है कि मेरे पास 1,000 स्टॉक्स हैं। क्योंकि ये समझ नहीं आता बहुत सारे बिगनर्स को कि आपकी जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो यूनिट्स पे नहीं होने वाली, वो अमाउंट इन्वेस्टेड पे होने वाली है। अगर आपके पास, आपने 1,000 रुपए के एक शेयर लिए हो या 1 रुपए के 1,000 शेयर लिए हो, अगर 1 रुपए वाला शेयर 20% बढ़े या 1,000 रुपए वाला शेयर 20% बढ़े, 1,000 रुपए पे आपको प्रॉफिट 200 ही होना है, चाहे 1,000 यूनिट हो या 1 यूनिट हो। प्रॉफिट आपको अमाउंट इन्वेस्टेड पे होना है। लेकिन बिगनर्स को लगता है कि नहीं, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है तो ज्यादा कमाऊंगा। तो मैंने ये बहुत किया था। तो ये जो इच होती है ना कि ज्यादा यूनिट्स चाहिए, ये मॉक ट्रेडिंग या मॉक इन्वेस्टिंग एप्स आपकी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो जब मैं उन्हें उसके बाद मॉक ट्रेडिंग शुरू की, और उस समय मैं नाम तो भूल गया, बट एक ऐप था, तो मैं 1 करोड़ रुपए मुझे मिल गया वर्चुअल कैश। तो ना ऐसा लगता था मैं ही हूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अब मैं एमआरएफ भी खरीद सकता हूं, अब मैं नेस्ले भी खरीद सकता हूं, और जितनी मर्जी यूनिट्स उतने खरीद सकता हूं। तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ जाता है। तो करना चाहिए। एक तो क्या होता है, आप जब डाइवर्सिफाई करते हो, 1 करोड़ वर्चुअल कैश है, तो आप 20-25 स्टॉक्स लेके बैठ गए हो, आपने 6 महीने में देखा कि कोई स्टॉक नहीं बढ़ा, तो आप पढ़ सकते हो कि क्यों नहीं पढ़ा। तो सीखने को ज्यादा मिलता है। अगर आपने ज्यादा स्टॉक्स डाल के रख लिए हैं क्योंकि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, और कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो आप उन स्टॉक्स के बारे में पढ़ते हो, और आपको फिर पता चलता है कि पिछली बार खरीदते समय आप क्या पढ़ना भूल गए थे। तो अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या टिप्स या कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स है यंगस्टर्स करते हैं स्टार्टिंग में, वो अपने हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आ, एक ना, ये उसी चीज का एक्सटेंशन है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एज बिगनर ना हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उन कंपनीज के बारे में जो हमको लगता है कि रेवोल्यूशनरी है या दुनिया बदल सकती है। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि अगर कोई यूएस इन्वेस्टिंग की तरफ सोचता भी है, तो सबसे पहली कंपनी वो टेस्ला बोलता है कि टेस्ला स्पेसशिप, पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। तो मैंने भी बहुत सारी, एक मैंने कंपनी चूज की थी जो ये क्लेम करती थी उस समय कि आ, उनकी कोई बॉटल्स हैं जो ऑटो, मतलब अगर आप उस बॉटल को चाहो कि इसको डिसॉल्व करना है, तो इतने टेम्परेचर में उस बॉटल को डाल दो और वो पानी के साथ ही मिल जाएगी, बायोडिग्रेडेबल बॉटल है।
तो मुझे लगता था कि दिस इज समथिंग दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, कि प्लास्टिक की समस्या ही खत्म, कि आप इस बॉटल में सारा पानी आया करेगा और अनलेस उसको आप बहुत ज्यादा फ्रीज ना करो वो मेल्ट नहीं होगा या जो भी। और मैंने काफी सारा मैं सोच रहा था कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, और हुआ ये कि इससे पहले कि मुझे मैं खरीद पाता, मेरे पास पैसे आते, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड डिटेक्ट हो गया और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो एज यंगस्टर्स हम बहुत ज्यादा इनोवेटिव, मैजिकल या नेक्स्ट रेवोल्यूशन की तरफ देखते हैं, जबकि हमको करना उल्टा है। हमको ये नहीं देखना है कि अगले 5 साल में कौन सी कंपनी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि एज इन्वेस्टर मुझे दुनिया नहीं बदलनी है। एज इन्वेस्टर मेरे को अपने पैसे पे अच्छा रिटर्न लाना है। तो मेरे को ये देखना है, rather than saying कि 5 साल में कौन सी कंपनी दुनिया बदल देगी, मुझे देखना है कि कौन सी कंपनी 5 साल बाद भी वहीं रहेगी जहां आज है। लोगों की हैबिट से या दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है उससे उस कंपनी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं हमेशा सिंपल कंपनीज प्रेफर करता हूं। क्या 5 साल 10 साल बाद लोग जूते पहनते रहेंगे? पहनते रहेंगे। क्या 10 साल बाद लोग कपड़े पहनते रहेंगे? पहनते रहेंगे। ब्रश करते रहेंगे? करते रहेंगे। तो मुझे सिंपल डिसीजंस, क्या बच्चों को खिलौने पसंद होंगे, क्या हमें चॉकलेट्स पसंद होंगी 10 साल बाद भी? हाँ। तो दुनिया को क्या बदलेगा ये सोचने की कोशिश करने का झंझट ही नहीं, क्या हम करते रहेंगे उस पर फोकस करिए। लॉस कम होगा और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग होती रहेगी। देखिए, अगर भारत की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और हमेशा से बढ़ती रही है, तो मुझे ये भी पता है कि टूथपेस्ट करने वाले, कपड़े पहनने वाले, जूते पहनने वाले, चॉकलेट खाने वाले, खाना खाने वाले लोग भी बढ़ते रहेंगे। इसमें कोई इन डेप्थ या स्मार्ट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए इस तरह की कंपनीज एज बिगनर्स ज्यादा बेटर है। मैं अभी भी खुद को बिगनर मानता हूं, तो मैं भी इस रूल को फॉलो करता हूँ। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने 20,000 से स्टार्टिंग की थी, जी। तो 20,000 आई थिंक वो फर्स्ट टाइम वाले आपके लॉस में चले गए थे, कुछ ऐसा? आ, मैंने उस दिन कुछ 2-3 कंपनियां खरीदी थी। 2 कंपनियां जो अच्छा। खरीदी थी उन्होंने अच्छा नहीं किया था। एक उसी दिन, पता नहीं वो मेरा सेकंड ऑर्डर था कि थर्ड ऑर्डर था, मैंने टीवीएस मोटर्स खरीदा था, क्योंकि उसी समय मेरे फादर ने मुझे पहली बार स्कूटर दिलाया था, टीवीएस वीगो, वो अभी भी मेरे पास है। तो पहली बार मैं साइकिल से स्कूटर पे आया था, आई वाज 19-20, तो आई गॉट विंग्स। मैं बहुत एक्साइटेड था कि अब मैं शहर में कहीं भी घूम सकता हूँ। तो मुझे उस स्कूटर से बड़ा प्यार था। तो जब पैसे आए तो मैंने सोचा नहीं, पहला मैं शेयर भी टीवीएस मोटर्स ही लूंगा। तो बड़ा इमोशनल डिसीजन था, कुछ एनालिसिस वगैरह नहीं था। लेकिन आई वुड से व्हाट वर्कड वाज कि एज अ यंगस्टर मैंने एक स्कूटर खरीदा था, और बहुत सारे दोस्तों से पूछ के खरीदा था हु वर बाइंग टीवीएस प्रोडक्ट्स एट दैट पॉइंट। तो अगेन एज कंज्यूमर आई मेड द राइट डिसीजन, और अगले 1 साल में दैट स्टॉक वेंट अप बाय अराउंड 9 टाइम्स। मैंने कुछ 30 रुपए में खरीदा था और वो 270 हो गया था। तो मैंने 4-5 हजार रुपए लगाए थे, वो 40 हजार रुपए हो गए थे, और मुझे लगने लगा था कि मैं ही हूँ भगवान, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट उसके बाद के कुछ जो मेरे स्टॉक्स पिक्स थे, क्योंकि आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट और मुझे लगता था अब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो मैंने फार्मा कंपनियों में इन्वेस्ट किया, मैंने हैवी इंडस्ट्री कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिनको मैं एज कंज्यूमर नहीं समझता था। और उसमें से 2 कंपनियां तो डीलिस्ट ही हो गई। मैंने उसमें भी 4-4 5-5 हजार रुपए लगाए थे और वो पूरे जीरो हो गए। बट द फैक्ट वॉज कि वो 4 हजार, क्योंकि मेरे 40 हजार हो गए थे, तो मेरे पास फंड्स थे, और उसके बाद 2-3 लॉसेस मैं सहन कर पाया। लेकिन वो जब झटका लगाना लॉस का, उससे मैंने सीखना शुरू किया कि नहीं, वो एक बार लक था, मेरी स्किल नहीं था, एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं सीखूं एंड प्रूव इट टू माय फादर कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, एंड मेक हिम प्राउड। तो सर आपने लॉ किया है एंड देन पीजी किया जी। है एनआईएसएम से, तो आपने जी। फुल टाइम इन्वेस्टमेंट या फुल टाइम ट्रेडिंग ये सब कब स्टार्ट किया था, फुल टाइम? आ, मतलब फिनोलॉजी एज बिजनेस वेंचर या पर्सनली फुल टाइम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग? पर्सनली सर आपने, क्योंकि अभी आपने बताया कि स्टार्टिंग में तो आपने 20 से स्टार्ट किया था, देन फिर जी। आपने 1 साल तक इन्वेस्टेड रहे थे आप, एंड जी। देन एक्चुअली में ये पढ़ाई वढ़ाई जब खत्म हो गई थी तो उसके बाद डिसीजन लेना होता है ना क्या करना है, तो जी। कैसे स्टार्ट किया आपने? मैं ये कहूंगा कि फुल टाइम इन्वेस्टर या ट्रेडर तो मैं आज भी नहीं हूं और ना कभी होने वाला हूं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आ, कुछ अच्छी, मेरे को कितनी कंपनियां चाहिए अपनी पोर्टफोलियो में? 5,000 कंपनियां लिस्टेड है। मुझे 15 या 20 ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जो अगले 10 सालों तक अच्छा करती रहेंगी, और उसके बाद चैन की नींद सोना है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि उन 15-20 कंपनियों का जो मेरा टारगेट है कि 15-20 ऐसी कंपनियां मिल जाए कि 10 साल मैं रख के भूल जाऊं, उसमें से 7-8-10 कंपनियां मुझे मिल चुकी हैं, और 10 मेरे पास आज ऐसी कंपनियां हैं जिनको अगले 5 साल में छूने भी नहीं वाला हूं, चाहे प्राइस कहीं भी जाए। 5-7 मुझे और ऐसी कंपनियां ढूंढ लेनी है।
तो मैं फुल टाइम क्या करूं, मेरे पास फुल टाइम सिर्फ इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ है नहीं। तो मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं वीकेंड टू वीकेंड कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ, कभी 15 दिन में एक बार मार्केट लेवल्स देख लेता हूँ, एंड दैट्स इट। इसके अलावा एज एन इन्वेस्टर मैं कुछ नहीं करता। तो इसीलिए इतना फ्री टाइम रहता है एक पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो कुछ मैंने सीखा है वो लोगों को भी बताते हैं। यहाँ से फिनोलॉजी की शुरुआत हुई, लेकिन होता क्या था कि सीख तो आप गए, और जब हम भी एडवाइजरी के लिए भी हमारे पास रिसर्च करते थे, या मुझे भी जब स्टॉक्स की रिसर्च करनी होती थी, तो मुझे लगता था फ्री टूल्स जो है वो रिलायबल नहीं है। मनी कंट्रोल में कुछ और आ रहा है, स्क्रीनर में कुछ और आ रहा है, किसी और वैल्यू रिसर्च में कोई और डेटा आ रहा है। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है जहां सारा डेटा सही मिले और सारा डेटा मिले। तो हम पिछले 1-1.5 साल से टिकर बनाने लग गए। तो आई एम अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर एंड अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर इज व्हाट आई वुड से। तो सर अभी एडवाइजरी आपने बंद की हुई है, टिकर पे आपका रिसर्च वाला काम है, जी राइट? जी। अब सर टिकर के अलावा और कौन सी 3-4 वेबसाइट है जहां पर हम एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल सके? मैं कहूंगा अगर टिकर के कॉम्पिटिटर्स में मुझे कोई सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है स्क्रीनर। डेफिनेटली इट हैज टू बी स्क्रीनर। उसके अलावा मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मनी कंट्रोल के फाउंडर्स की वेबसाइट है, मार्केट्स मोजो। मुझे बहुत ज्यादा क्लटर्ड लगती है, तो मैंने, हालांकि फीचर्स बहुत हैं, हमसे ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन अगर आपको बहुत फास्ट एनालिसिस करना है, एक दिन में 20 कंपनियों के बारे में पढ़ना है, तो आई फाइंड इट स्लाइटली वेरी स्लो, और वो यूआई इतना इंटरेक्टिव नहीं है। अगर आपको टिकर पसंद नहीं आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सबको आ रहा होगा, तो स्क्रीनर इज द ऑप्शन। हम लोग भी काफी स्क्रीनर से इंस्पायर्ड थे। वी फेल्ट कि 80% जो वो कर रहे हैं हम वही करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वो नहीं कर रहे हैं हम वो भी करना चाहते हैं। बट स्क्रीनर इज द ओनली वायबल ऑप्शन जो मेरे हिसाब से लोगों को जाना चाहिए। न्यूज वगैरह के लिए मनी कंट्रोल इज गुड, क्योंकि स्क्रीनर पे न्यूज नहीं होती है। तो वी वांटेड टू कंबाइन बोथ न्यूज और जर्नलिज्म ऑफ मनी कंट्रोल। तो हमारी वेबसाइट में न्यूज भी होती है मिनट बाय मिनट। और स्क्रीनर का एक डाउन साइड ये है कि प्राइस एंड ऑफ डे अपडेट होते हैं, लाइव प्राइसेस नहीं मिलते। तो लाइव प्राइसेस न्यूज के लिए मनी कंट्रोल, फंडामेंटल रिसर्च के लिए स्क्रीनर, दोनों के लिए टिकर। और सर डीमैट अकाउंट के लिए? मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ, क्योंकि जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो सिर्फ अपस्टॉक्स और जीरोधा थे जो कन्वीनियंट अकाउंट ओपनिंग देते थे और जीरो ब्रोकरेज देते थे। आजकल मुझे लगता है काफी ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने पर्सनली जीरोधा के अलावा कुछ ट्राई नहीं किया है कभी, बट जैसा मैं सुनता हूँ लोगों से, मुझे ग्रो के लिए बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, पेटीएम मनी के लिए बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अपस्टॉक्स मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा मिक्स्ड बैग है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा कस्टमर सर्विस में इशू लगता है। 5पैसा इज ऑल्सो डिसेंट। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ ही जाना चाहिए, और शायद ये 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ग्रो, पेटीएम मनी, जीरोधा, अपस्टॉक्स और 5पैसा, जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप फिर से हम कभी सेशन करें किसी और जरूर मैम, टॉपिक पर। जरूर राइट, मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू। आई होप कि आपकी ऑडियंस के लिए मैंने वैल्यू प्रोवाइड की होगी। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। मुझे अपने सोचने पे मजबूर कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।